जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास सतत क्लास का प्रारंभ हो रहा है जिसमें आप नित्य क्लास कर कर इतिहास के बारे में जान पाएंगे और अपने बेस को इतना मजबूत कर लेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि यूपीएससी, पीसीएस आदि परीक्षाओं को निकालने के लिए बेस कंप्लीट होना चाहिए, और एसएससी, पुलिस, दरोगा, जिन भी परीक्षाओं में आप प्रतिभागी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो बच्चों, हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास क्या होती है, और हम आपको बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बताएं। एक तो छोटी सी बात हम खुद जानने ले रहे हैं, फिर तो हम शुरुआत कर ही रहे। आपको पता है, आप घर जब चौतरंग पे बैठ जाओ आसपास, तो आप कल हमारे दद्दा को इतिहास नहीं देखो, बहुत खतरनाक हते। तो जो का हतो दद्दा को इतिहास आखिर हतो का, तो भैया हमारे मतलब जो हतो प्राचीन, और प्राचीन चीजों का वर्तमान में अध्ययन करना। कैसे आप चबूतरा पे बैठ के कह रहे थे ना कि हमारे दद्दा का इतिहास बहुत अच्छा है, तो हमारे पापा जी, हमारे दादा के दादाजी बहुत बड़ी सर्विस करते, आईएएस थे इत्यादि, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत अच्छा उनका इतिहास रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और इन चीजों को हम एक वर्तमान में याद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, प्राचीन चीजों का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। समझ में आ गई? अब तो भूल ही नहीं सकत, जय तो है इतिहास वही होते, एक बार में याद हो सीधो। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और आपको पता है कि आप हमेशा तीन चीजें पढ़ते हैं, प्राचीन पढ़ते हैं, मध्य पढ़ते हैं और आधुनिक पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन से। भैया मेरे प्राचीन भारत का सिलेबस है, इसको बड़े अच्छे से आप देख लो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हम बिल्कुल तुम्हारी बुंदेलखंडी में पढ़ाएं, यानी कि हमारी बुंदेलखंडी है, और जब बुंदेलखंडी हमारे रग रग में भरी और तुम्हारे में भी भरी। और भैया जो बाहर वाले हो तो तुम भी सीख लो, अच्छा मौका है, पढ़ भी लो, सीख भी लो, दो ही काम बन रहा है यहाँ में। तो भैया अब हम सिलेबस पर चर्चा कर लें। देखो सिलेबस है जो आपको सबसे, अब प्राचीन इतिहास के स्रोत, पूर्व इतिहास की संस्कृतियां, मतलब प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है। भैया प्राचीन इतिहास को जानने के लाने हमें साहित्यिक स्रोत है और पुरातत्विक स्रोत है। अब पुरातत्विक स्रोत का होते ही और साहित्यिक स्रोत का होते ही जा चीज की भी हमें पता हो चाहिए। तो भैया साहित्य वही हो जो आप अपने गांव के चबूतरा पे बैठ के कर लगा, हमारे पिताजी को इतिहास 4 किताबन में लिखो और बाखों उठाकर पढ़ लो, विश्वास नहीं आता तो जो कहा है, जो है साहित्य, साहित्य किताबों में लिखा गया हमारे पूर्वजों का इतिहास मेरे भाई, यानी कि जो आपके होमोसेपियंस उधर से लेके इधर तक सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले जिन चीजों को हम किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वेद में लिखा है कि इसमें सामवेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, कौन सा मंत्र कहाँ मानना है, कहाँ बिच्छू जाएगा, जादू टोना। आदमी निकल देखते हो, चौराहे से आप बस से जाते हो, और जब भी आप कहीं जाते हो तो एक बड़े अक्षर में लिखो, प्रेमी प्रेम का संपर्क कर, जादू टोना। भाई साहब जो हालांकि इतना खराब नहीं लिखोगा, तो केवल कछु लोगों ने, ध्रुत लोगों ने इस चीज को लिख दिया, वहां लिखा गया था औषधि। कछु लोगों का हमने देखा, बेचारी कछु कह देते, वहां लिखा था औषधि। औषधि को मतलब है तो बेटा बिच्छू ने काटो, सांप ने काटो, या तुम्हें ज्वार आ गो, या तुम्हें कछु हो गो, तो ऐसी स्थिति में काउज्य तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, आयुर्वेद वाले, और बढ़िया वहां से जड़ी बूटी आप पिएंगे और एकदम धुआं धुआं मस्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप औषधि का प्रयोग करेंगे, आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, और ये लिखित चीज कहीं ना कहीं से बेटा हम जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। अब भैया मेरे, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। साहित्यिक स्रोत, और साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, दोनों महाकाव्य, ये सब चीजें, जैन धर्म, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, यानी जैन की जो जैन धर्म से विनय पिटक वगैरह है, बौद्ध धर्म, ये सब चीजें
जो भी हमें जानकारी दे रही वे कैसे हैं, वे है इससे साहित्यिक। अब भैया हमारे पुरातात्विक का है तो वही है इमारतें हैं, पत्थर पे लिख जाओ, आज भी लिखो, कहते लिखो, जाओ राम सेतु देख के आओ, सीताराम आज भी टहल लो, जय श्री राम लिखो। तो भैया जो स्रोत का है जो पुरातात्विक है, अशोक के भी अभिलेख मिले जो का है पुरातात्विक है, यानी जो पत्थर पे शिलाओं पर टन्नों पर कहीं ना कहीं इंसान द्वारा लिखा गया है, और इंसान द्वारा तो वो भी लिखोगा, मतलब जो पत्थर इन चीजों पर लिखा है वो पुरातत्व। पुरातत्व मतलब ये जो पुरातत्व विभाग की चीजें, दीवारें हैं, इमारतें हैं, मंदिर हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो वहां तो मन लग गया लेकिन मांग बताए। पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियां यानी पुराने इतिहास की संस्कृतियां कैसी रही है, संस्कृति कैसे लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, इसकी बात। सिंधु घाटी सभ्यता, भैया जा सभ्यता जी ने नहीं पढ़ी तो कछु नहीं जानो, जा तो सिंधु घाटी सभ्यता है, बहुत ही बड़ा स्नानागार है, और उतः कुत्ता से लेकर हड्डी से लेकर और तीन आदमी, मतलब आदमी की प्रिय, मतलब जो प्रिय वस्तु होती थी उसको भी दफनाने के साथ काफी अच्छी अच्छी चीजें मिले थे आपको, इंटरेस्टिंग। फिर भैया वैदिक युग आ जाओ, वैदिक युग में क्या है, पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है, यहीं से वेद हमारे वैज्ञानिक हैं और वेद हमारे सांस्कृतिक हैं, वेदों से हमें सब कुछ है। तो इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे चारों वेदों को हम अध्ययन करेंगे मेरे बालक। धार्मिक आंदोलन होगा, महाजनपद होगा, मौर्यकाल होगा, उत्तर मौर्यकाल होगा, मौर्यकाल में वही आपके सारे शासक आए, महाजनपद में 16 महाजनपद पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन भैया वही है, धर्म को सुधार के लाने आंदोलन चल रहा है। कभी कभी एक धर्म में थोड़ी बुराइयां व्याप्त हो जाती थी, जैसे कोई सरकार में बुराइयां व्याप्त हो जाती थी, दूसरी सरकार बन जाती। उसी प्रकार अगर धार्मिक रूढ़िवादी कुछ किसी प्रकार की बुराइयां आ जाती थी तो मेरे भाई दूसरा तो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, सुधार आंदोलन चल रहा है, और धीरे धीरे धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है। इसके बाद महाजनपद, इसके बाद भैया मौर्यकाल पढ़ेंगे, सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उत्तर मौर्यकाल पढ़ेंगे, फिर गुप्त श्रीगुप्त से स्टार्टिंग गुप्त युग करेंगे भैया, गुप्तोत्तर काल करेंगे, और दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ये आपने प्राचीन भारत के लिए जाना। अब हम लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। और अब देखिए ये भैया आप बैठे हो यहाँ पे, इतिहास का विभाजन कैसे होगा, इतिहास की समय रेखा क्या है, स्रोत क्या है, और प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार कौन कौन है, इन सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है मेरे भाई, नोट करना सो नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना सो स्क्रीनशॉट लेना, हम आपको बेहतरीन समझाते चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा, यह मानव संस्कृति का काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सीधी सी बात कर लो कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है। जो वहां पर साक्ष्य मिले, जो है यहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, यहाँ पे इस काल को देखो बेटा, एक चीज प्रागैतिहासिक काल में क्या है, कोई भी लिखित अभिलेख नहीं है, और इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है। और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनको हम आगे जानेंगे। अब ये तो समझ में आई गई, जाको को लिखित साक्ष्य नहीं है भैया। आद्य इतिहास काल में क्या है, आद्य इतिहास में आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास काल के बीच का काल, यानी प्रागैतिहासिक काल और आधुनिक इतिहास, यानी दोनों के बीच को जो टाइम है वो, जो समय है वो आद्य इतिहास काल के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेख लिखे गए, इसके बाद के युगों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। इस काल की अवधि जो रही भैया 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रही है, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जाको टाइम रहा है। अब ऐतिहासिक काल में आ जाओ बेटा, यह वह काल है, ऐतिहासिक काल क्या है, यह वह काल है जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है भैया, जाकि लिखित अभिलेखों में है। और इस काल में 600 ईसा से 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक गतिविधियां, 600 ईसा के बाद में जो भी गतिविधियां हुई हैं वो ऐतिहासिक इसमें आपको उपलब्ध है। ठीक है, ई के बाद की बात कर रहे हम लोग। स्रोत की बात कर रहे थे हम लोग। स्रोत बेटा
पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक, वैसे भी हम आपको ऊपर हल्के से वो दे आए थे हिंट, अब इसको देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सामग्री अवशेष होते हैं, मिट्टी सामग्री अवशेष होते हैं बेटा, मिट्टी के बर्तन होते हैं, सिक्के होते हैं और शिलालेख होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन मिले, सिक्के मिले, शिलालेख मिले, काफी जानकारियां तब पता चलता है। जैसे आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये सब चीजें जो हमें मिली है वो पुरातात्विक स्रोत ही है बेटा। क्या है? पुरातात्विक स्रोत ही है। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक है बेटा, और धर्मनिरपेक्ष और विदेशी खाते हैं। विदेशी खाते का मतलब जो है तो विदेशी इतिहासकार हमारे थे आए और उन्होंने हमारे थे देखी व्यवस्था और वाक जाके अपने लिख दो किताबन में, तो वो विदेशी खाते यानी विदेशी स्रोत हो गए, धर्मनिरपेक्ष हो गया, धार्मिक हो गया मेरे भाई। इसके बाद शिलालेख गुफाओं में मिले, स्तंभों की दीवारों पर भी मिले लिखे भाई अभिलेख, वो तो हम आपको पहले ही बताए कि कहाँ कहाँ ये मिलते थे। इसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। आगे क्या है? पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, स्मारक, दीवारों पर लेख, पेंटिंग, उपकरण, हड्डियों से और बचे हुए टुकड़े, धातुओं के टुकड़े, मतलब ये जो पुरातात्विक स्रोत के ही अंतर्गत आ जाएगा जितना भी सामग्री है। अब सामग्री अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और शिलालेख। भैया सामग्री अवशेष हो गया, मिट्टी के बर्तन आपको ये दिख रहे हैं, सामग्री अवशेष से है, कह सकते हैं बहुत बड़ा किला डला हुआ कोई स्मारक है। अब उसमें वहां जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा कि भैया फलाने राजा साहब इतने शासन कर रहे थे, या इतने कौन जो भी व्यक्ति रहा होगा, कैसी यहाँ की संस्कृति, इसके बारे में काफी चीजें हमें लिखित रूप में उपलब्ध हो जाती हैं, यानी कि पत्थरों पर लिखा जाता है। मिट्टी के बर्तन से हमें जानकारी मिलती ही कहते हैं जो है किस प्रकार की कला शैली से परिचित थे। सिक्कन पर भैया जो चित्र बनो रहते कोनो में आकृति बनी जाती, तो इससे जो पता चल जाता कि काय के शौकीन थे, कौन से राजा थे, इन सब चीजों की जानकारी मिल जाए। और शिलालेखों में तो पूरी वहां की, कई बार ऐसे अशोक ने अपने जो भी भाषण हैं, इनकी अपने जो भी उद्देश्य है, अपने कामों को शिलालेखों के माध्यम से ही प्रचारित किया है। तो इस चीज की हमें जानकारी कहाँ से मिली? इन्हें हमें ये शिलालेख मिले, इनको हमने पढ़ो तभी हम जान पाए। जैन प्रसिद्ध ने इसको 1837 में देखा, और भी लोगों ने बाद में पढ़ो, तो इसे हमें पुराने इतिहास की जानकारी मिल जाए। अब भैया देखो यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति किसी समय बिंदु का विवरण स्पेस चाहता तो वह संभवतः क्षैतिज खुदाई शुरू करेगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो क्षैतिज खुदाई होती है। यदि कोई पुरातत्ववेत्ता किसी स्थल पर समय की प्रगति को समझने के लिए प्रयास करता है तो वह संभवतः ऊर्ध्वाधर खुदाई करेगा। तो दो ही चीजें हैं, खुदाई तो व्यक्तियों करनी है। अगर व्यक्ति से ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी समय बिंदु का विवरण कर रहा है, स्पेस चाहता है, तो वह क्या करेगा? क्षैतिज गति से इसकी खुदाई करेगा। और पुरातत्ववेत्ता है कोई है, वो जैसे पुरातत्ववेत्ता ने पूरी सिंधु घाटी सब ही खोदी, तो इको समझने के लाने वह ऊर्ध्वाधर खुदाई करेगा, चारों तरफ देखेगा, भाई यहाँ से कुछ चीजें मिलेंगी, उसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, कैसे लोग यहाँ पे रहते थे। सामग्री क्या है? अब भैया देखो, मेगालिथिक अंत्येष्टि बड़े पत्थरों से बने दफन कक्ष हैं, जो आपके बड़े पत्थरों से बनाए गए थे। मेगालिथिक अंत्येष्टि बड़े पत्थरों से बने दफन कक्ष थे। शब्द जो कौन सा है? मेगालिथिक शब्द क्या भैया? ये देखो लैटिन भाषा का शब्द है। मेगा का मतलब होता बड़ा, मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो मेगालिथिक अंत्येष्टि यानी कि मेगालिथिक, यानी कि मेगालिथिक जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और मेगा का अर्थ जो होता है वो होता है बड़ा, और लिथ का अर्थ होता है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर, और बड़े बड़े पत्थर से बनो है, यही से बड़ा पत्थर। मेगा और लिथ इन दोनों से मिलकर बना है मेगालिथिक। मेगालिथिक यानी बड़े पत्थरों का, कह सकते हैं बड़े पत्थरों का कक्ष बनाया गया। यहाँ मेगालिथिक कब्रगाहों का निर्माण मेगालिथिक काल में हुआ, यानी यहाँ पे जो भी बन रहा है इस काल में सारी चीजें पत्थर से बनाई जा रही, पत्थरों का बोलबाला है। ठीक है, और बेटा 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चला ये काल। कब से? 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक दम से पत्थर की दीवारें बनाई, जहां मन हो तो धुआंधार मास्टर जाके और होते बड़े बड़े पत्थर लगा देते, एकदम मस्त चंगा। बोले क्या है? बोले बड़ी बड़ी शिलाएं ले आओ, एकदम बाहुबली जैसा इनको शरीर, और ये गए, और जैसे एक तुम ही चलेगा भैया जो देख रहे, तुम दो जन ने मिलकर एक पत्थर उठाओ और जाके बड़ी बड़ी, आप बोले पत्थर को कटका आते भैया मेरे मेगा मेगा, बोले क्या कर रहा है? बोले मेगा, बोले बड़ा, बोले क्या? लिथ पत्थर, मेगा लिथ बड़ा पत्थर। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं कभी।
बेटा अब यहाँ पे सामग्री अब से बस्तियां, मिट्टी के बर्तन और रिंग कुएं मिले, यहाँ पे मकान है, अनाज है, औजार है। प्यारे मेरे भैया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। लोहे को प्रयोग कब भाव, तो लोहे का प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सब जानेंगे हम लोग यहाँ पे। और अब आपको पता हो, आपके बीच में हम आपको बता रहे, आप शरद सर और एचपी सर और धुआंधार सर की क्लास तो छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। बढ़िया एकदम ग्लोबल मैथ और तिरकी मैथ और हिंदी, इनको आप पढ़ते रहना। चलिए हम लोग क्लास की ओर लौटते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से हुआ, तो 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के प्रचुर प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। भैया देखो 3000 लगभग ही है, कहा से इतिहास है, इतने 100% की जगह 99.99% देखते हैं। पर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, लेकिन हमें जो साक्ष्य मिले वो भैया 2500 ईसा पूर्व लोहे के औजारों के प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलते हैं कि हर शुरू हो गया। लेकिन दक्षिण भारत में लोहे के औजार और हथियारों का सबसे बड़ा संग्रह महापाषाणकालीन कब्रों में पाया गया। जो आपका भैया मेरे देखो, दक्षिण भारत में लोहे के जो औजार पाए गए ना, औजारों और हथियारों का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर पाया गया, महापाषाणकालीन जो कब्रें मिली, इनसे हमें साक्ष्य मिले, महापाषाणकालीन कब्रों में पाया गया। तो देखो एक बार फिर से इनको लिखत जाओ, इनसे नोट्स बना जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम में आए, तो ये अमृत के समान काम में आए और गंगा जल से तुम्हारे एग्जाम को पवित्र कर दें। तो इनको रट लो पूरा बिल्कुल, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग किया लगभग 3000 वर्ष, 2500 प्रमाण मिले और महापाषाणकालीन कब्रों में जो है लोहे के औजार और हथियारों का सबसे बड़ा संग्रह मिला। बेटा आगे देखेंगे हम लोग, रिंग बेल के एक ऊपर एक व्यवस्थित बर्तनों, देखो बेटा ये लिखा है व्यवस्थित बर्तनों या चीनी मिट्टी के छल्लों की पंक्तियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग शौचालयों के रूप में, नालियों और कूड़े के ढेर के रूप में किया जाता रहा होगा। व्यक्तिगत घरों में पाया जाता था। भैया जो हर घर में पाया जा रहा, तो ईशन जो ही समझ में आता ही कि जो है जो शौचालय के रूप में इसको प्रयोग करोगा, उससे रिंग खूब नीचे से ऊपर तक रिंग स्टाइल में बना दोगा और एकदम मस्त तरीका से इसको चंगा कर दोगा, ठीक है बेटा। अब तुम लोग तो सब समझदार हो, सब लोग समझे तो कि यह चीज बहुत बढ़िया चीज है कि हर घर में पाई जाए। मोदी जी ने अभी नारा दिया कि हर घर शौचालय, लेकिन हमें प्राचीन काल में भी के साक्ष्य मिल रहा है कि ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, आपको दिख रहा है और सिस्टम के माध्यम से पूरी व्यवस्था संचालित होती रही, ऐसा बताया जा रहा है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल, साइट और जांच परिणाम क्या होगा बेटा, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से क्या क्या मिले हमें, तो बेटा नर्मदा घाटी जो है यहाँ से प्रारंभिक शिकार और एकत्रित समुदाय, मतलब यहाँ लोग समुदाय में रहने लगे थे और प्रारंभ में यहाँ पे क्या शिकार करने लगे थे। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिल रहा है, नर्मदा घाटी से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, नर्मदा घाटी से। प्यारे लगा मगध, मगध से क्या, भारत का पहला साम्राज्य यही स्थापित हुआ था। भैया मगध में यानी भारत का पहला साम्राज्य कहां स्थापित हुआ था, भारत का पहला साम्राज्य मगध में स्थापित हुआ था। कहां पे, मगध में। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ियां, तो भैया जो है लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जो जैसी पहली फसलें यहीं उगाई गई, इतने साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से, उत्तरी पश्चिमी सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर, सुलेमान की पहाड़ियां किरथार की पहाड़ियों से मिले हैं। और ऐसा कहा गया कि 8000 साल पहले गेहूं और जौ की फसलें यहीं से उगाई गई थी। इसके बाद सिंधु और उसकी सहायक नदियां, बेटा इतिहास कहा है भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहर के साक्ष्य मिल रहे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास से ही हमें भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहर के साक्ष्य मिले। और साम्राज्य तो हमने आपको मगध बताइएगा। गंगा घाटी से कहा के, तो गंगा घाटी नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यही गंगा के आसपास हुआ था। गंगा घाटी से साक्ष्य मिल रहे। देखो भैया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अब यहाँ क्या है, मेहरगढ़ के प्रारंभिक गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई। नवपाषाण युग, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण युग में क्या, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन है। और सिंधु घाटी सभ्यता गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन है, ओसीपी यानी काले भूरे जले हुए बर्तन है, काले पर लाल बर्तन भी है। वैदिक युग में क्या, चित्र दूसरा मृदभांड मिले। और मौर्य काल में क्या हुआ, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन मिले, लोकप्रिय भी रहे, पॉलिश कर दी जाती जो चमक मारते। ये चमकदार बर्तन कहाँ है, मौर्य काल में है भैया। मौर्य काल में मिट्टी के बर्तनों के पहिए का व्यापक रूप से
उपयोग भी होने लगो। तो मिट्टी के पहिया बना के मौर्य काल में अच्छे रूप से उपयोग हो रहा। फिर से एक बार देखो, नवपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और मौर्य काल। ठीक है भैया, अब आप इधर पहुंच जाओ तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तो काफी साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, स्टेट है, कैपिटल है, जैसे आपके मध्य प्रदेश वगैरह है, कहाँ से क्या मिला है इस चीज के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश होते देख लो, हड्डियां जो अधिकतर कुमादहा है, बहुत सी चीजें हैं प्रतापगढ़ के वहां से भी मिली है कई जगह से। तो हम इसकी जानकारी कहाँ से, इस मैप के माध्यम से, हालांकि स्टेट बाय स्टेट वाइज में आप उसको फिल करेंगे तब आप उसको जान पाएंगे। देखो भैया, ये है मिट्टी के बर्तन और ये है हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन। एनसीईआरटी की चित्र बिल्कुल ऐसी है, आपका यही एनसीईआरटी वाला चित्र है। मिट्टी के बर्तन जो खोज मिले हैं हमें, उनकी फोटो निकाली गई, एनसीईआरटी किताब में छापी गई और आपके सामने भी लाई गई कि आप देख लो। आप क्या हमें कैसे पता चले कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन कैसे थे। तो भैया मिट्टी के बर्तन ऐसे थे, कैसे थे, ऐसे थे। आगे बढ़े, वैदिक मिट्टी के बर्तन कैसे थे भैया, जो है वैदिक काल को मिट्टी के बर्तन। अब हड़प्पा को दिमाग में बैठा दियो, हम अंतर पूछेंगे, तीनों चारों में अंतर क्या जा रहा है। ये है वैदिक मिट्टी के बर्तन और लड़ा ई के बाद ये है मौर्यकालीन। देखो कितनी बढ़िया पॉलिश है, चमक मार रहा है एकदम, बिल्कुल क्या हो रहा है, चमक मार रहा है। आप जाना कहिए कि सर जी आप कर रहे हैं चमक, इनमें जो है ब्लैक कलर की पॉलिश है और हम इसको रेड पॉलिश कर रहे थे, लो हटा देते हैं, फिर भी ये चमक मार रहा है। तो ये मौर्यकालीन है। ठीक है, मौर्यकालीन है मिट्टी का। और इसके बाद मेरे भाई आप आ जाओ सिक्के। तो सिक्के मैंने आपको बताया था, देख लो सबसे पुराने सिक्के जिन्हें पंचमार्क यानी कि पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है भैया। ये सिक्का है, बेचारे चपटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, तो ये कैसे हो गए हैं, इनको क्या करोगे, इन पे ठप्पा मारोगे। ठप्पा मार के बनाए गए सिक्कों को ही पंचमार्क या आहत सिक्के कहिया। जिनको पीट हो जाए सब ये होता आहत, और यही से बने जे आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। इनमें सिक्कों पर ढाई पंच का उपयोग करके प्रतीकों की मोहर लगाई जाती थी, इसलिए इन्हें पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता है। ठीक है बेटा, आयताकार, चौकोर या गोल कैसे भी हो सकते थे, ऐसा उसमें कुछ नियम नहीं था कि गोल ही होंगे। इनमें कुछ प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद के सिक्कों में राजाओं के नाम, देवताओं, जारी करने की तारीखों का भी उल्लेख मिलता है। भाई शौकीन है, कोई किसी देवता का बहुत ज्यादा उपासक है, मानता है, वो क्या करेगा, देवता की फोटो लगवा देगा, कोई उनका नाम लिखवा देगा, कोई स्वयं से प्रभावित है तो वो स्वयं का लिखवा देगा। ठीक है भैया, तो ई के बाद और आगे बात कर लो आप, और आगे बात कर लो। अब यहाँ पे क्या है, ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित भी रहे। और भैया पकी हुई मिट्टी से बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में कुषाण काल में मिले और गुप्तोत्तर काल में ऐसे सांचे गायब हो गए थे। गुप्तोत्तर काल में जो सांचो गायब हो गए तो कुषाण काल में जो वालो सांचो मिलो, ये सिक्के ही तो है। ठीक है, सिक्के निकालने वाले। तो पकी हुई मिट्टी से बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में कुषाण काल से मिले और गुप्तोत्तर काल में ये वाले सांचे क्या हो गए थे, गायब हो गए। देखो भाई, इनको आप अच्छे से ये सब देखते रहिए। एक चीज और याद रखियो, सबसे ज्यादा सिक्के कौन से काल में चले, सबसे ज्यादा सिक्के कौन से काल में चले, तो याद रखना सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में चले। कौन से में सबसे ज्यादा सिक्के जो चले बेटा, वो मौर्योत्तर काल में चले। किसमें, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में बेटा एक चीज और याद रखना, जो आपका शीशे के सिक्के सातवाहन है बेटा, सातवाहन ने शुरू करे थे शीशे के, किने, सातवाहन ने प्रारंभ करे। और बेटा सिक्कों पर लिखने का काम क्या हुआ, यवन शासकों ने। सिक्कों पर जो लिखने का काम होता था बेटा, काहे पे, सिक्कन पे लिखवे को काम है, लिखने का कार्य था, लिखने का कार्य था। इसमें क्या था, लिखने का कार्य। भैया वो कहते हो तो लिखने का कार्य, लिखने का कार्य होता किसने किया शुरू, यवन शासकों ने। किसने, यवन शासकों ने, यवन शासकों ने। और सातवाहन गुप्त शासकों ने सोने के सिक्का चलाए थे। भैया गुप्त ने
सर्वाधिक सोने के सिक्का चलाए थे। गुप्त ने क्या करो तो सर्वाधिक सोने के सिक्का, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। ठीक है, आगे बढ़े। देखो सिक्के ही हैं जी, कौन ही है आपके भाई। चलो हमने आपको वही बता दिया था, वही चीजें हैं। क्या है, शासक गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। यह बताता है कि व्यापार और वाणिज्य विशेष रूप से मरणोत्तर और गुप्त काल में फला और फूला था। ठीक है, फला और फूला था। गुप्तोत्तर काल में कुछ ही सिक्के प्राप्त हुए हैं, उस समय व्यापार और वाणिज्य की गिरावट को दर्शाता। मतलब जैसे गुप्तोत्तर काल में सिक्का कम मिले, जी को मतलब जो है सिक्का कम है, व्यापार कम भाव, तो व्यापार में हानि हो गई। कला के बारे में जानकारी, तो सिक्कों में धार्मिक प्रतीक और किंवदंतियां भी होती हैं जो उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालती हैं। भैया जो है विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, यानी पहली 2 शताब्दियों में आंध्र और महाराष्ट्र में शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए, क्योंकि आंध्र क्षेत्र में शीशे के समृद्ध स्रोत भी होते, यही कारण से करे गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको एक ट्रेलर था, ये क्लास थी आपके लिए। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं, तो हम कल इसकी दूसरी क्लास आपको अपलोड करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पूरी इतिहास खत्म करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। हमारा प्रयास है संपूर्ण बुंदेलखंड, संपूर्ण भारत के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराना। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। तो भैया ठीक है, अपन चलते हैं फिर अब।